मैं बेहद नाराज हूँ। महाराज जी, हमने तो सुना है जो महाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। आप तो महाराज हैं, नाराज होने का सवाल ही नहीं है। और यदि आप नाराज हैं तो फिर आप महाराज नहीं हैं। मान लिया आप नाराज हैं, किससे नाराज हैं महाराज? कहीं आप खजुराहो की व्यवस्था से, व्यवस्थापकों से तो नाराज नहीं हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया, बेटा व्यवस्थित रहना, व्यवस्थाएं चक्कर लगाएंगी। क्या कहा? गुरुदेव ने सिखाया, आप व्यवस्थित रहना, व्यवस्थाएं आपके आगे पीछे घूमेंगी। और अगर आप व्यवस्थाओं के आगे पीछे घूमे तो आप निश्चित अव्यवस्थित हो जाओगे। आपने देखा होगा गुरुदेव को, वे गुरुदेव व्यवस्थित रहते हैं। पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं उनकी व्यवस्था लगाने में लगी हैं। पूरी दुनिया उन्हें चाहती है कि मैं अपनी व्यवस्थाएं उन्हें दे दूं, मैं अपनी व्यवस्थाएं उन्हें दे दूं, लेकिन वो कोई व्यवस्था नहीं चाहते। वो स्वयं व्यवस्थित हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं उनके लिए। कोई पूरी दुनिया उनके लिए आगे पीछे घूम रही व्यवस्थित करने के लिए। सारी व्यवस्थाएं लगाने में दुनिया लगी है। महाराष्ट्र लोग सोचते हैं कि आचार्य की जीवन भर की व्यवस्था हम बनाएं, राजस्थान के लोग सोचते हैं हम बनाएं, मध्य प्रदेश के सोचते हैं हम बनाएं, पूरे देश के लोग सोचते। क्यों? क्योंकि वे व्यवस्थित हैं। जिस दिन वे व्यवस्थाओं के पीछे पड़ जाएंगे, तुम ये व्यवस्था बनाओ, ये तुम ये व्यवस्था बनाओ, पक्का मानना व्यवस्थाएं बन भी सकती हैं पुण्य से, लेकिन वे अव्यवस्थित हो जाएंगी। वे व्यवस्थित हैं, इसलिए व्यवस्थाएं उनके चक्कर लगा रही। तो मैं व्यवस्थापकों से और व्यवस्थाओं से बिल्कुल नाराज नहीं हूं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था व्यवस्थित रहना। हम सब व्यवस्थित हैं, इसलिए हमने कोई समस्या व्यवस्थापकों से नहीं है। तो महाराज, आप यहाँ की समाज से नाराज होंगे। इसके लिए भी गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाया, कोई अपेक्षा समाज से नहीं रखना। यदि आप समाज से अपेक्षा रखेंगे, हो सकता है कोई बड़ी अपेक्षा रख दी और समाज पूरी नहीं कर पाई, आप नाराज हो जाओगे। कोई अपेक्षा समाज से नहीं रखोगे तो वो पूरी करे ना करे इसकी कोई समस्या ही नहीं। जब समस्या नहीं तो नाराज होने का सवाल ही नहीं। हम लोगों को यहाँ की समाज से भी कोई अपेक्षा नहीं है, तो नाराजी का तो कोई सवाल है ही नहीं। और फिर खजुराहो की समाज तो इतनी शांत, व्यवस्थित, धार्मिक, सज्जन है कि उनसे विचारों से नाराज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छे लोग हैं खजुराहो के। जब सतना में था तो वहाँ भी यही कहा था, जब कहीं और जाऊँगा तो फिर वहाँ के यही बोलूँगा, क्योंकि अभी 1 महीना और यहाँ निकालना है। ठीक है, तो ना तो मैं यहाँ की व्यवस्थाओं से नाराज हूँ, ना व्यवस्थापकों से, ना यहाँ की समाज से नाराज हूँ। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ के पुजारियों से नाराज हों? मैं पुजारियों से भी नाराज नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी पुजारी और मैं भी पुजारी। वो भगवान की पूजा अपने तरीके से करते हैं और हम अपने तरीके से करते हैं। उनकी पूजा का प्रतिफल उन्हें अलग तरीके से मिलता है, और अपनी पूजा का तो पैकेज ही अलग है। पैकेज समझते हो? सतना में मैं था, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो हमने कहा अच्छा, कहाँ से आए हो? बोले महाराज जी फलाने मेट्रो सिटी से। क्या करते हो? महाराज जी इंजीनियर हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। कितना पैकेज है? जैसे ही मैंने पूछा पैकेज कितना है, वो शांत हो गया। मैंने कहा इतनी देर से पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ नहीं पाता था, तुरंत उत्तर दे देता था, और जैसे ही पैकेज का पूछा तो शांत हो गया। बाद में मुझे पता चला कि 3 चीज़ें कभी किसी से पूछनी नहीं चाहिए। एक उसकी उम्र, एक उसका पैकेज, और एक उसकी हाइट, वेट मतलब वजन। क्यों? प्रायः लोग
आप किसी से भी पूछो भैया कितनी उम्र है, वो हाँ महाराज जी है 40 साल, बताएगा महाराज जी 35 प्लस है, 2-5 साल कम ही बताएगा। ये सिस्टम है, सबका है। 80 साल के दादाजी भी होंगे, पूछेंगे क्या है दादाजी, तो बत्ती भी नहीं लगवाई है, चश्मा भी लग गया है, बाल भी काले कर लिए, पूछो दादाजी क्या है, अभी तो मैं जवान हूं। ये सिस्टम है, हमें पता नहीं था, बाद में उस दिन पता चला कि कभी किसी की उम्र मत पूछो और कभी किसी का पैकेज मत पूछो। क्यों? किसी का पैकेज 3.5 लाख है, कितना पैकेज है भैया, तो उसका कम है तो वो ज़्यादा बताएगा। हाँ महाराज जी 10 से तो कम ही है 3.5 लाख, और क्या कह रहा है 10 से तो कम ही है, सीधा बोलो ना 3.5, बताता नहीं कोई, क्योंकि रेपुटेशन का सवाल है ना, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर किसी का 70-80 लाख है माना कि क्यों भैया कितना पैकेज है, वो बताएगा नहीं। क्यों? हो सकता है महाराज जी कहीं ये ना बोल दें कि भैया तुम ये ले लो, ये प्रतिमा, ये दान आन की बात ना करने लगे, तो ज़्यादा भी नहीं बता सकते। तो ना कम है तो वो ज़्यादा बताएगा, ज़्यादा है तो वो कम बताएगा, और सही है तो भी नहीं बताएगा। पता नहीं महाराज जी क्यों पूछ रहे हैं। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाया दान के लिए प्रेरित तो करो, दान के लिए उपदेश तो दो, लेकिन कभी किसी को आदेश मत देना भैया आप इतना दान करो। ऐसा हम पांचों में कभी किसी ने कहा नहीं ना, कभी कोई कहता है महाराज जी आप प्रेरित तो करते हैं। उपदेश इसलिए क्योंकि आप जितने हल्के हो जाओगे आपका कल्याण उतना होगा। परिग्रह महापाप है। तो हम ये कहते हैं कि भैया जो मंदिर बन रहे हैं और जो प्रतिमाएं आदि हैं, इन सब का निर्माण के लिए आपको दान देना चाहिए। रोज कहते हैं कि दान दो। तन की शुद्धि स्नान से, क्या कहा? तन की शुद्धि स्नान से। आप अपवित्र हैं, कोई मैला लग गया, गंदा हो गया, कुछ हो गया, आप स्नान कर लो, आप शुद्ध हो जाएंगे। मन की शुद्धि ध्यान से। आपका मन विचलित है, शांति से कहीं एक जगह बैठ जाओ, एकाग्र होके एकदम व्यवस्थित हो जाएंगे। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और धन की शुद्धि दान से। काला पैसा है, दान दे दो, वाइट हो जाएगा। जितने लोगों को अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना है, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जितने भी उपक्रम चल रहे हैं, मंदिर निर्माण आदि, इनमें लगाते जाओ, परोपकार के काम है, सारा ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा। महाराज जी अब भी तो आप कह रहे थे हम किसी को पैसा का नहीं बोलते, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से नहीं बोलेंगे कि आप इतना दो, तुम्हारा 1 करोड़ का नहीं 1000 करोड़ का पैकेज हो, हमें कोई मतलब नहीं। कहेंगे कि भैया आपको देना चाहिए, आपके कल्याण के लिए, देना हो तो दो और नहीं देना तो मत दो। लेकिन गुरुदेव ने कहा किसी से कहना नहीं कि आप दान दो। तो तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और धन की शुद्धि दान से। 3 प्रकार की शुद्धियां हैं, तन मन धन, स्नान ध्यान और दान। आप देख लो आपको जो अच्छा लगे। उस लड़के से मैंने पूछा कितना पैकेज है, शांत रहा। मैंने सोचा ये बता क्यों नहीं रहा। उस समय मुझे पता नहीं था कि भैया पैकेज नहीं पूछा जाता किसी से, अब नहीं पूछता किसी से। तो जैसे ही मैंने पूछा, 1-2 बार फिर पूछा, बता नहीं रहे, कुछ गड़बड़ है। हमने सोचा हो सकता है ये सोच रहा हो महाराज जी अपना लेवल ना माने। आपका पैकेज 1 करोड़ का भी क्यों ना हो। उसने फिर बताया महाराज जी 20 लाख का है। हमने कहा इतनी देर क्यों लगाई, तुम कितना ही लमसम तुम्हारा पैकेज हो, जितना तुम्हारा पैकेज है उससे कई गुना ज्यादा हमारा हर मिनट का पैकेज है। तुम डरते क्यों हो, जितना है बताओ ना। उसका है 20 लाख रुपया वर्ष का और हमारा है 5 करोड़ रुपया मिनट। इतना लमसम पैकेज है, तुम कितना ही बता दो, हमारा उससे ज्यादा है, घबराओ नहीं, बता दो। बाद में पता चला नहीं पूछना चाहिए, हमने कहा भैया नहीं पूछेंगे। तो ना तो मैं व्यवस्थापकों से नाराज हूं, ना पुजारियों से नाराज हूं, और ना ही यहां की समाज से नाराज हूं। मैं बेहद नाराज हूं। तो किससे नाराज हो महाराज? कहीं ये जो मंच संचालक थे अभी, अथवा जो मंगलाचरण करने के लिए आते हैं, कहीं आप उनसे नाराज तो नहीं हैं? थोड़ी सी नाराजी उनसे जरूर है अभी अभी की, नाराज नहीं हूं। क्या नाराजी? वो गाते हैं रोज, तीनों भैया निकल गए। पुरानी बात है ये,
तीनों भैया निकल गए पहले, अब आपको गाना चाहिए चारों भैया निकल गए, ऐसा गाओ। तीनों भैया मतलब पूज्य गुरुदेव, समय सागर जी, योग सागर जी, ये 6 महीने 2 महीने 4 महीने पहले तक गा सकते थे, नाराजी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं गाना। अब क्या गाओ, चारों भैया निकल गए। पूज्य महावीर भैया जी थे उस समय, अब वो 7वीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी बन गए हैं और उन्होंने घर का त्याग करके पूज्य निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी के संग में सैपुरा में अभी वो हैं और वो संघस्थ हो गए, उन्होंने घर का त्याग कर दिया है। तो चारों भैया निकल गए, ऐसा भजन गाया करो, ये मत गाया करो कि तीनों भैया निकल गए। किससे नाराज है महाराज आप बताओ तो? बताते हैं। पूरी दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। किससे नाराज है वो बता रहा हूं। एक वे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं है। टैलेंट समझते हो? प्रतिभा, क्वालिटी, हुनर। एक वे लोग हैं एक प्रकार के जिनके पास कोई हुनर नहीं है और वे उस हुनर को प्रस्तुत भी नहीं करते। प्रस्तुत क्या करेंगे जब है ही नहीं, तो क्या प्रस्तुत करेंगे? महाराज जी प्रस्तुत नहीं करेंगे ये क्यों बोला? अभी हम दूसरा जो उदाहरण दूसरा नंबर के बताएंगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बोला। वे लोग दुनिया में पहले प्रकार के हैं जिनके पास हुनर बिल्कुल नहीं है और उसको प्रस्तुत भी बिल्कुल नहीं करते। जैसे एक सामान्य रोड के किनारे पर कहीं जंगल में या कहीं ऐसे स्थान पर एक पत्थर पड़ा है, उसमें स्वर्णत्व भी नहीं है, सामान्य पत्थर है, उसकी कोई विशेष कीमत नहीं, सामान्य है, उसको कोई मतलब नहीं, खाओ पियो मस्त रहो, कोई जिम्मेदारी उस पर डाल नहीं सकते। घर में, समाज में, परिवार में ऐसे लोग होंगे कि जो कुछ नहीं करते, घर के कोई सदस्यों ने कोई काम नहीं पकड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई हुनर नहीं है। जैसे रात में माना कि 0 डिग्री सेल्सियस या 1-2 डिग्री तापमान हो, बहुत कड़ाके की ठंड, रात के 2 बजे, और कोई बीमार हो जाए, उसको अब भी इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाना है, तो घर के लोग उसको नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी काम का नहीं, उसका काम तो है आनंद से जीवन जियो, आनंद लूटो। उसको बोल नहीं सकते, तो वो तो मस्त अपना सो रहा है रजाई में। किसको उठाएंगे? जो टैलेंटेड है, बुद्धिमान, भैया चलो हॉस्पिटल चलना है, गाड़ी निकालो, उसको उठाएंगे। तब पता पड़ा मरीज ही उठ गया, वो आधे घंटे में उठेगा ही नहीं, और उसको उठाने से कोई मतलब भी नहीं। ऐसे लोगों का जीवन बहुत आनंद का है। इन लोगों से किसी को कोई परेशानी नहीं है और ये लोग किसी को परेशान करते भी नहीं। कभी भी वो सभा में आएंगे, बैठे रहेंगे चुपचाप, मंगलाचरण हुआ तो आके बैठ गए और लास्ट में जो बोधि समाधि हुई उठ के भग गए। सामान आए, सभासद जैसे बैठ गए, कोई समस्या नहीं। ना वो कभी मंच पे आएंगे, ना माइक पकड़ेंगे, ना किसी को परेशान करेंगे, ना किसी से परेशान होंगे। ये पहले प्रकार के लोग हैं जो हमेशा केवल मात्र अपने में रहते, आनंद लूटते। हम लोग जब घर में थे, पंडित जी आप हंसेंगे, वो बोलते थे अगर आनंद लूटना है तो बुद्धू बन के रहो घर में। बुद्धू मतलब कुछ नहीं आता हमें। क्या होगा? जैसे एक छोटा बालक होता ना घर में, बालक का काम क्या, पिताजी कहाँ से कमा के लाए, माँ क्या कर रही, क्या समस्या है, क्या टेंशन है, वो तुम्हारी समस्या। हमारा समय हो गया, हमें भोजन दो, खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। उन्हें कोई समस्या नहीं, आप किस परिस्थिति से जी रहे हो उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको वो परेशान भी नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, हैं ही नहीं ऐसे वे पत्थर जिनका कोई उपयोग नहीं। अगर आप चाहें तो वो नींव भरने के बाद बीच में जो भरते ना, उसमें उन पत्थरों को डाल दो, वो आराम से डल जाएंगे। लड़ेंगे नहीं कि मुझे दीवार में लगाओ। ये वे लोग हैं। टैलेंट बिल्कुल नहीं है और उस टैलेंट को प्रस्तुत करने के लिए भी वो कभी आगे नहीं आते, अगुवा नहीं होते, क्योंकि है ही नहीं। हम लोग नेमावर में थे, सौम्य सागर जी का आपने नाम सुना होगा। अभी पूज्य निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर योग सागर जी के साथ वो नागपुर में हैं। बोले चलो जंगल चल रहा है क्या? हमने कहा चलो। तो मैं और वो दोनों, नर्मदा नदी का तट है वहाँ पर बाजू में, हम लोग वहाँ जंगल के लिए सुबह सुबह जाते थे। तो दोनों गए, रास्ते में 15-20 गधे खड़े थे। अब हम लोग जैसे उनके पास गए तो रास्ता बंद। थोड़ा सा ऊंचाई पर 5-7 फीट ऊंचाई से दूसरा एक पगडंडी का रास्ता था, चढ़ के जाना पड़ता था, फिसलन थी। तो हमने सोचा कि इनको गधों को हटा देंगे और वहाँ से निकल जाएंगे।
तो दोनों हम लोग हे हे हु, हु, ऐसा करते रहे, पीछे से भी किया, प्रयास किया। अब हम लोगों को कोई गाय चराने का आइडिया तो है नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा ठीक ठाक करते, खूब प्रयास किया, 5-10 मिनट हो गए, दोनों ने कोई एक्शन नहीं, उनका कोई रिएक्ट नहीं किया, उनने कोई एक्टिविटी नहीं, शांत खड़े बिल्कुल जैसे प्रतिमा जैसे। वो सारे के सारे गधे कुछ भी नहीं बोला, ना हिले, ना पूंछ हिलाई, ना मुंह हिलाया, ना हाँ ना हूँ, कुछ नहीं। 10 मिनट हम लोगों को होगा हिलाते हिलाते, लेकिन वो नहीं हिले। हम लोग थक गए, फिर धीरे से चढ़ के बाजू वाले रास्ते से उस साइड पहुंचे। उस साइड पहुंचकर सौम्य सागर जी हमसे बोलते हैं, मैंने आज तक सुना था कि गधे होते हैं, पर मैं सोचता था गधों को गधा क्यों कहा जाता है। आज मुझे पता चल गया कि गधों को गधा क्यों कहा जाता है। पक्का है ये वाकई में गधे हैं। ऐसे वो लोग हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना जीवन मस्त जिएंगे। इन लोगों से ना समस्या है ना समस्या देते हैं। ये पहले प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर जगह सबसे आगे। इतनी समस्या है ऐसे लोगों से, नाक में दम करके रखा है ऐसे लोगों ने। हर जगह सबसे आगे रहेंगे और है कुछ नहीं, अंदर से शून्य है, ऊपर से हम तो बिल्कुल टैलेंट का खजाना, ऐसा बताएंगे। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर देश में, हर समाज में, यहां तक कि जहां हम लोग बैठे हैं इस क्षेत्र में भी उनकी उपस्थिति है। सारे जगह वो है कुछ नहीं, लेकिन आगे रहेंगे, फ्रंट पे खेलेंगे, और जहां जाएंगे वहां बेइज्जती कराएंगे। घर के हैं तो घर की कराएंगे, बाहर हैं तो बाहर कराएंगे, समाज में हैं तो समाज की कराएंगे। आता कुछ नहीं है, लेकिन सबसे आगे। इंच में न फुट में, बड़े बड़ों के गुट में। क्या कहा? कुछ कद कुछ नहीं है, इंच फुट में नहीं है, इंच में ना फुट में, और बड़े बड़ों के गुट में रहेंगे। सब में साथ आएंगे, सबसे आगे। जहां जहां वो आ गए, हर व्यक्ति कहेगा भैया थोड़ी चुप तो रहो, और वो मानेंगे नहीं। हमें पीछे करते हो, हमारी इज्जत नहीं करते हो, तो करें, कुछ हो आपके अंदर तो हम करें, लेकिन है कुछ नहीं, लेकिन सबसे आगे खेलेंगे। मान लो कि कोई मंच है यहां पर, अब माना कि मंगलाचरण करना है, 10 टैलेंटेड हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, वो बेचारे खड़े हैं, वो सबसे आगे माइक पकड़ लिया, फटेबाज जैसी आवाज है, सुनो, नहीं सुनो तो लड़ने तैयार। इन लोगों से बहुत समस्या है। मंदिर में पूजा कर रहे हो आप, पूजा कर रहे, द्रव्य सजी सब है, वो पता है उनको कि ना उनकी आवाज अच्छी है, ना उनकी भक्ति अच्छी है, और उन्हें केवल अपने मान कसाय की पुष्टि करना है। सबसे आगे आ जाएंगे, सबका दिमाग और समय सब खराब कर देंगे वो। ऐसे लोगों से बहुत समस्या है। हर घर में एक आध तो मिल ही जाएगा, पूरे घर के नाक में दम कर रखा है ऐसे लोगों ने। क्या करें महाराज, होते हैं ऐसे लोग। समाज में भी देख लो, मंदिर में भी देख लो, हम लोग देखते हैं, जहां जहां समाज में जाते हैं 2-4 मिल जाएंगे, पूरे पांचों के पांचों उनको ही संभालने। भैया तुम थोड़ा धैर्य रखा करो, समझा करो, आप हो तो बहुत टैलेंटेड, मगर ये लोग आपके योग्य नहीं है, आप चुप रहा करो। ऐसा बोलना पड़ता है उनको, कैसे भी भैया जी चुप तो रहें। यही हाल घर में होता है, आता कुछ नहीं है, लेकिन खेलेंगे फ्रंट पर। अगर मान लो यहाँ डांस कंपटीशन हो रहा, माना कि सबसे आगे हम भी करेंगे, हो, अब आ गए, बन नहीं रहा बिल्कुल, तो क्या कहेंगे? अरे वो माइक अच्छा नहीं था, वो बजा अच्छा नहीं रहे थे, वो मंच हिल रहा था, ये टेढ़ा था, वो नाचना आवे, आंगन टेढ़ा। ऐसे लोगों से बहुत समस्या है। हर जगह ये लोग बहुत परेशान करते हैं। आफत है, देश को भी आफत है, घर को भी आफत है, समाज को भी आफत है। पहले प्रकार के लोग वे जिनके अंदर ना टैलेंट है, ना वे उसे प्रस्तुत करते हैं, सादा जीवन और शांति से जीवन जिएंगे। पत्थर जैसे हैं, भर दो, कोई मना ही नहीं। दूसरे प्रकार के वे ऐसे पत्थर हैं ये, जिनमें स्वर्ण तो नहीं है, स्वर्ण पाषाण नहीं है, लेकिन गोल हैं। अब गोल हैं और क्या कहेंगे? हमें दीवार में कॉर्नर पे लगाओ, किनारे पे, पूरी दीवार गिर जाएगी, ये समस्या है। तो दूसरे प्रकार के वे लोग हो गए, हैं तो गोल, इनका उपयोग केवल इतने में आता है कि इनको भरतिया में भर दो बीच में, लेकिन वो सबसे आगे हम दीवार में कॉर्नर पे लगेंगे, मानेंगे नहीं। बहुत समस्या है ऐसे लोगों में, हर घर में समस्या है। आप ऐसे लोगों में तो नहीं आते। यदि आप ऐसे लोगों में आते हैं
तो आपका कर्तव्य है, इज्जत चाहते हो तो ऐसा करो। कैसा? कोयलें देखी? कोयल, कोयलों के बीच में यदि एक कोई कौवा आ जाए, उस कौवे को अपनी गिनती कोयलों में कराना है। उसका परम कर्तव्य है कि वो एकदम मौन रहे। यदि आप दूसरी श्रेणी में आते हो कि टैलेंट नहीं है और आप आगे आगे आओगे, आप अपनी बेइज्जती कराओगे, समाज की कराओगे, घर की कराओगे, कुल की कराओगे, खानदान की कराओगे। सबसे अच्छा कर्तव्य है आपका, यदि आप कौवा हैं, हर एक व्यक्ति को पता होता है कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है कि नहीं। हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं कितने पानी में हूं। यदि आप पता है कि मैं केवल इतने पानी में हूं, मेरा ये लेवल है, मैं पता है कि मैं कौवा हूं, मैं कोई हुनर नहीं है, तो आगे मत आओ, नहीं तो बेइज्जती होगी। फिर क्या करें? आपका कर्तव्य है, आप इज्जत चाहते हो, कोयलों में रहकर अगर आप कौवा हैं तो मौन रहो। जब तक आप मौन रहेंगे आपकी गिनती कोयलों में होगी, कोयल हैं। जैसे ही आपने एक शब्द बोला, कांव कांव किया, अरे ये तो कौवा है। समझ में आ रहा है? यदि आप कौवा हैं तो आपको मौन रहना चाहिए, कुछ मत कहो, शांत रहो। शांत रहोगे तो कम से कम उस गोल पत्थर को बीच में डाल देंगे, और बगल में रखने के चक्कर में रहोगे तो फेंक देंगे, वो बीच के भरने के काम में भी नहीं आओगे। क्यों दूसरों को परेशान करते हो? अपने आप को तौल लो। यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर नहीं है, शांत रहना सीखो, लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे। उन चौथे नंबर वालों जैसी। 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। पहले वे जिनके अंदर ना हुनर है, ना वो प्रस्तुति देते हैं, ना आगे आते हैं। दूसरे वे जिनके अंदर नहीं है लेकिन आगे बढ़ेंगे। सारी समस्याओं की जड़ यही। इनको समझा देना कि कैसे रहना चाहिए, कोयल वाला उदाहरण दे देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो ठूस ठूस के भरा है, रग रग में टैलेंट भरा है, लेकिन उनके साथ ये समस्या है कि वे कभी आगे नहीं आते। इन लोगों से भी बहुत समस्या है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, दुश्मन। महाराज जी टैलेंटेड हैं फिर भी दुश्मन। हाँ, यदि ये लोग आगे आ जाएं तो ऐसे जो कौवा टाइप के लोग थे ना, हमने बोला, इनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या उनसे है, टैलेंटेड होते हुए भी वो कभी आगे नहीं आते। अब वो चाहते हैं कि कोई पकड़ के लाए, माइक उनके हाथ में रख दो, भैया शुरू करो, सब बोल रहे, आशीर्वाद भी है, जब वो शुरू करें। ये लोग स्वर्ण पाषाण हैं। कौन सा है? तो सोना, लेकिन जमीन में अंदर है। कोई आए, उसको खोदे, निकाले, फिर हमारे अंदर का स्वर्णत्व निकाले। ये लोग इतने समस्या वाले हैं। पूरे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। पूरे देश में प्रतिभा हर गांव में, हर जिले में है, लेकिन समस्या ये है कि वे लोग कभी आगे नहीं आते। मंच उनके सामने है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करते। प्लेटफॉर्म स्वयं तैयार करना नहीं जानते। वो चाहते हैं कि कोई कुंभकार आएगा, खोदेगा, फिर मुझे निकालेगा, फिर जोहरी को देगा, तरासेगा, जब मैं कीमत होंगी, मेरी कीमत होगी। ऐसा केवल उनके साथ हो सकता है जिनका तीव्र पुण्य है। उनके साथ तो ऐसा हो जाएगा। जैसे इस सदी के महानतम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी ने हर गांव गांव में बुंदेलखंड के जा करके उन प्रतिभाओं को देखा, उठाया, तराशा और मंच पर विराजमान कर दिया। कई ऐसे लोग हैं जो प्रतिभावान थे, गुरुदेव आए, उन्होंने उठाया, और आज उनके नाम आप पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी, सुधा सागर जी, वीर सागर जी, प्रणम्य सागर जी आदि आदि के नाम में जानते। ये सब वे लोग थे जिन्हें गुरुदेव ने उस स्वर्ण पाषाण में से स्वर्णत्व को निकाला और ऊपर रख दिया। अब इन लोगों के साथ समस्या क्या है? इनको तो ऊपर रख दिया, लेकिन जो पुण्यहीन है और टैलेंट इनसे भी ज्यादा था तो मैं इतना ही है, उनका क्या होगा? देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं ऐसे लोग जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो मंचों का प्रयोग नहीं करते। हमने भी देखा समाज में कई 2-4 लोग, कई प्रकार का टैलेंट उनके अंदर है, लेकिन उन्हें स्थान भी मिल रहा है, चाहे तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। माना कि महाराज जी आए, पंचकर्ण होता है, कभी कभी 10 लक्षण पर्व हैं, इन 10 लक्षण आदि पर्वों में उन्हें मंच मिलता है, वो चाहे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नहीं करते।
वे चाहें तो अपने टैलेंट को बाहर लाके रख सकते हैं, लेकिन नहीं लाते। क्यों? क्योंकि संकोच, इनका प्रतिभा होना ना होना बराबर। जो पुण्यवान है उनको तो गुरुदेव जैसे लोग आएंगे और कुंभकार आएगा निकाल के ले जाएंगे, लेकिन जो पुण्यवान कम हैं उन्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुण्य और पुरुषार्थ दो चीजें हैं। पुण्य मतलब पूर्व का पुरुषार्थ, पूर्व में पुरुषार्थ किया था, पुण्य संचय कर लिया, उस पुण्य से गुरुदेव आए, उन्हें उठाया और ऊपर रख दिया। लेकिन आप ऊपर रखे जाने योग्य तो हैं, लेकिन पुण्य नहीं है, तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उन लोगों को जिनके अंदर टैलेंट है, उनका कर्तव्य है स्वयं अपने आप को ऊपर लाएं। जहां मौका मिले स्वयं अपना प्लेटफॉर्म तैयार करें, जहां मौका मिले ऊपर उठ के आएं, थोड़ा सा मौका मिले सबसे आगे आएं। जो कौआ टाइप के लोग हैं उन लोगों को मौका ही नहीं मिल पाएगा। उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपका हुनर है लेकिन आप आगे नहीं आते, तो वे तो आगे माइक पकड़ ही लेंगे। अगर आप पहले आ जाएं, एक प्रस्तुति दे दें, आप दुनिया को पता चल जाएगा आपका हुनर। दिन भर आपके पास फोन आने लगेंगे, भैया हमारे यहाँ आना है, भैया हमारे यहाँ आना है। घर घर में ऐसे लोग हैं। उनका कर्तव्य है कि वे स्वयं जमीन से उखड़कर पुरुषार्थ करके ऊपर आएं और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखें। एक बार रख दो, प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती, कोई परिचय नहीं देना पड़ेगा। जैसे आपने अपने आप को एक बार प्रस्तुत किया, जितने लोग देखेंगे भैया इनकी तो बात ही अलग है, बस हो गया काम। फिर आपको अपना परिचय नहीं देना, एक दूसरे से दुनिया आपको परिचय देगी। ये हैं वो लोग जो हैं तो प्रतिभावान। अब इन लोगों के प्रति हमारा घर के मुखिया का, टीचर्स का, शासकों का, महाराजों का, समाज का क्या कर्तव्य है? यदि ऐसे लोग हैं तो उनका स्वयं का तो ये कर्तव्य है कि वे स्वयं उठ के ऊपर आएं। और यदि वे बहुत ज़्यादा संकोची हैं, नहीं आ पाते, तो फिर हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें प्रमोट करें। हमारा कर्तव्य है, मुखिया का कर्तव्य है, देख लिया कि इसमें टैलेंट है, गजब का टैलेंट है, तो उसके टैलेंट को बे ऊपर लाएं, उसे मंच तक बे पहुंचाएं। उसका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है। यदि वे उन्हें सुव्यवस्थित मंच प्रस्तुत कराते हैं तो एक प्रोग्राम में वे अपनी प्रस्तुति दे देंगे। अब आप सोचिए, 10-50 लोगों को तो गुरुदेव ने तराश करके ऊपर लाके रख दिया, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट है, उनका क्या होगा? आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें ऊपर उठा के लाएं। यदि लाओगे तो वे बहुत ऊपर आ जाएंगे, हमारी समाज का महान महान विकास होगा, कितना कल्याण होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के ये लोग हो गए, इनमें उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि वे ऊपर स्वयं उठकर आएं, जहां मंच मिले, जहां प्लेटफॉर्म हो वहां पर उठकर आएं जबरदस्ती। और एक अगर वे नहीं करते तो हमारा कर्तव्य हम उन्हें उखाड़ कर ऊपर लाएं। 3 प्रकार के लोग हो गए। चौथे प्रकार के लोग दुनिया में वे हैं जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है और उन्हें किसी मंच की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। वे स्वयं इतने सक्षम हैं, जबरदस्ती अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं और उठकर ऊपर आ जाते हैं। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहाँ सदलगा दक्षिण में थे, रग रग में टैलेंट भरा था। उनने अपनी प्रतिभा को किसी मंच की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें, वो वहां से अपने बलबूते पर स्वयं उन्होंने प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया, तैयार कर लिया और कहाँ पहुंच गए? वहां पहुंच गए। ये लोग कितने ही नीचे दबे हों, वे अपनी प्रतिभा के बल पर उखड़कर स्वयं अपने पुरुषार्थ से, भाग से ऊपर उठकर आ जाएंगे और ऐसे ऊपर आएंगे कि दुनिया देख रही। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी को किसी ने ऊपर नहीं उठाया, महाराज जी ज्ञान सागर जी ने किया। ज्ञान सागर जी तो मात्र एक निमित्त थे। उन्होंने क्या किया? वे चल करके उनके पास गए, वे चल करके उनके पास नहीं गए। ज्ञान सागर जी आचार्य जी के पास नहीं गए, ज्ञान सागर जी ने ढूंढा मुझे अपने आप को ऊपर उठा। टैलेंट है, हर जगह एकदम फ्रंट पर खेलेंगे वो। ऐसे लोगों से कोई समस्या नहीं, हर जगह ये समाज का विकास करेंगे। एक अगर घर में पूत हो गया तो वो पूत के लक्षण पलने में दिखते हैं। ऐसे पूत थे वो कि उनके लक्षण शुरुआत से ही दिखते थे, भैया ये तो गजब का है, कुछ ना कुछ हटके करेगा। ऐसा उनने किया, वहां पहुंच गए हजारों किलोमीटर दूर ज्ञान सागर जी के पास, और वहां जाकर के फिर भी उन्होंने उनके सामने बताया नहीं कि मैं क्या हूं। वो तो उन्हें पता है, सामने वाला पार किए 2 मिनट में पकड़ लेगा कि ये तो बहुत ऊंची चीज है। तो अगर हम ऐसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं। कौन?
जो चौथे प्रकार के। अब इन 4 प्रकार के लोगों में से हम किस में आते हैं, हमें ये देखना है। मैं बेहद नाराज हूं, ना उन लोगों से नाराज हूं जो चौथे प्रकार के हैं, उनकी प्रतिभा को किसी को तराशने की जरूरत नहीं, वे खुद इतने सक्षम हैं, अपने आप को ऊपर उठा देंगे। और वे जिनके अंदर प्रतिभा नहीं है, ऊपर भी नहीं लाते, उनसे भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वे बेचारे बहुत सज्जन हैं। बीच के 2 लोगों से बहुत समस्या है, इन्हीं से मेरी नाराजी है। यदि आप इनमें आते हैं तो देख लो। अब महाराज यदि हम दूसरे नंबर के हैं तो क्या करें? शांत रहो। और यदि तीसरे नंबर के हैं तो क्या करें? अपने आप को चिल्ला चिल्ला के बताओ मेरे अंदर ये टैलेंट है। महाराज जी आप तो कहते हैं अगर सूरज है तो उसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बादलों में छिपा है तो बादलों को तो उसी को हटाना पड़ेगा। किसने कौन हटाएगा? महाराज मैं तो सूरज हूं, मैं तो पूरी दुनिया में प्रकाश करूंगा। बादलों ने ढक रखा है, सूरज को कोई भी व्यक्ति बादलों को हटाता नहीं। कौन हटाता है बादल को? स्वयं सूरज अपने प्रकाश से, तेज से हटाता है। इतने अपने अंदर पुरुषार्थ करो कि उन बादलों को आप स्वयं हटाएं और प्रकाशित हो जाएं। ये हो गए तीसरे प्रकार के। तो नाराजी दूसरे वालों से है, वे शांत रहें, और नाराजी तीसरे वालों से है, वे अपने आप को प्रमोट करें। वे प्रमोट नहीं करते तो आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें प्रमोट करें। प्रत्येक शासक का कर्तव्य है। देखो चाय वाला था, उसमें क्वालिटी थी, टैलेंट था, देश का प्रधानमंत्री बन गया। अगर हमारे गांव में एक ऐसा टैलेंट है और अगर वो ऊपर आ गया तो देश को नक्शा बदल देने में समर्थ है। हमारी समाज में केवल एक आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी नहीं होते तो क्या होता सोचो। आज अगर समाज में आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी नहीं होते तो क्या होता? वो प्रतिभा ऊपर आ गई। ऐसे कई आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी जैसे प्रतिभाएं कई समाज में हैं, वे ऊपर नहीं आ पा रही। हमारा कर्तव्य है हम उन्हें मंच दें, हमारा कर्तव्य है हम उन्हें प्लेटफॉर्म दें। अगर दे पाए तो कई विद्यासागर जी जैसे लोग इस सृष्टि पर बन जाएंगे। अगर बन गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, चौथा काल आने में देर नहीं लगेगी। एक राजा थे, उन राजा के 4 मंत्री थे। चौथे प्रकार के जो लोग हैं उनकी बहुत जबरदस्त बात है, हिल जाओगे आप। एक राजा के 4 मंत्री थे, चारों मंत्री गजब के टैलेंटेड थे। सबसे बड़े मंत्री का नाम था विजय। वो विजय नाम का मंत्री राजा के हृदय में वास करता था। इतना टैलेंट उसके अंदर था पूछो मत। बहुत प्रतिभावान था, संपन्न था, दिमाग ऐसा था, राजा मुख से प्रश्न करते थे और वो जवाब दे देता था। ऐसा गजब का टैलेंट उसके अंदर था। चारों टैलेंटेड थे। एक दिन राजा ने सोचा अगले 4-5 दिन तक कोई काम नहीं है, चलो वन क्रीड़ा के लिए चलते हैं। वन क्रीड़ा समझते हो? वन विहार के लिए। मंत्री बोला ठीक है राजन। चारों मंत्री, पूरी रानियां, पूरा दल बल के साथ 4-5 दिन के लिए राजा छुट्टियों पर गए वन विहार के लिए। जब वन विहार के लिए गए, 4-5 दिन के लिए गए, पूरे वहां पर जो कुछ भी जितना वैभव था सब देखा, लौट के आने लगे। जब लौट कर आए तो नगर में प्रवेश करने ही वाले थे कि अचानक जो विजय नाम के मंत्री थे उन्हें अटैक आ गया और वो निपट गए। निपटना समझते हो? चले गए। अब जब वो विजय नाम के मंत्री चले गए, राजा को काटो तो खून नहीं, परेशान हो गया, दिमाग खराब हो गया। इतना टैलेंटेड मेरा मंत्री और इसका स्वर्गवास हो गया, मैं क्या करूं? अटैक आ गया। अटैक समझते हो? आज का शब्द नहीं है, ये पुराना शब्द है। इसको बोलते हैं आघात, हृदय आघात। हृदय की गति रुक गई। महाराज जी उस समय अटैक आते थे, अटैक तो आते थे लेकिन अटैक शब्द नहीं बोलते थे लोग। अंग्रेजी आज का कोई नया भाषा नहीं है। जैन दर्शन में, जैन साहित्य में अथवा प्राचीन जो हमारे पास श्रुत है, उपलब्ध है आगम, उसमें अंग्रेजी को आंग्ल भाषा बोला जाता है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस भाषा को भारतीय जैन दर्शन में आंग्ल भाषा बोला जाता था। आपको हंसी आएगी, आप लज्जा से सिर नीचा कर सकते हैं। वो भाषा म्लेच्छ भाषा कहलाती थी, जो आज सबसे टॉप पर मानी जाती है आपकी नज़र में।
जैन शासन में, जैन आगम में अंग्रेजी भाषा को आंग्ल भाषा बोला जाता था। उस समय भी लघु भाषा, तुच्छ भाषा कहलाती थी, उन लोगों की थी जिनका व्यापार, जिनका कार्य धंधा बहुत निम्न स्तर का है। निम्न स्तर के लोगों की वो भाषा मानी जाती थी, जिसको आज सबसे उच्च स्तरीय भाषा माना जा रहा है। ऐसी अकेली भाषा नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सेवा, सर्विस, नौकरी, इसके लिए सबसे हीन माना जाता था। अगर कोई का बेटा नौकरी करता था तो सोचते थे नौकरी करता है, किसी का नौकर है। आज उसको बड़े अच्छे शब्दों में बोलते, हमारा बेटा जॉब करता है विदेश में, 1.5 करोड़ का पैकेज है महाराज। ये हो गई सेवा, इसको भी ऊंचा। एक और बहुत अच्छी बात बड़ी कि आज जो फिल्म स्टार्स हैं ना, अभिनेत्रियां, इनको आज लोग उनके ऑटोग्राफ्स लेने के लिए तरसते हैं, उनके एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। उस समय उन्हें बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था। सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, वे चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए वर्तमान की जीवन शैली बदल गई और उसके कारण लोगों के अंदर बाहरी सुख शांति तो दिख रही है, लेकिन अंतरंग में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरानी हमने सारी संस्कृतियों को बदल दिया। तो अटैक उनको आ गया और वो मंत्री जी निपट गए। राजा बहुत दुखी हुए, क्या करें। जब राजा को बहुत दुख हुआ तो राजा ने सोचा, उस समय ये संस्कार थे, ये संस्कृति चलती थी कि मान लो मंत्री नहीं है, अब मंत्री नहीं है, एक कम है, आवश्यकता है, तो आसपास के जो दूसरे राजा होते थे वहाँ पत्र व्यवहार के माध्यम से ये कह दिया जाता था कि हमें एक योग्य मंत्री की तलाश है, आप किसी योग्य मंत्री को हमारे पास भेज दीजिए, हमारे पास पद रिक्त है। जब ऐसा भेजने का मौका आया तो राजा बहुत हुनरवान था। वर्तमान के शासकों को क्या करना चाहिए ये बता रहा हूँ, वर्तमान के घर के जो मुखिया हैं उन्हें क्या करना चाहिए ये बता रहा हूँ। जैसे ही राजा ने सोचा मैं बाहर के किसी व्यक्ति को भी अपने यहाँ मंत्री नहीं बनाऊंगा, क्या करूँगा, केवल हमारे देश में जो टैलेंट है, हमारी सल्तनत में जो टैलेंट है उसको मंत्री बनाऊंगा, उसमें से एक को चुनकर। ढिंढोरा पिटवा दिया राजा ने, जाओ पूरे नगर में, पूरी सल्तनत में ढिंढोरा पीट दो, जो हुनरवान है वो हमारे राज्य में, राजा का राजसभा लगी है, राजसभा में आए, अपने टैलेंट को प्रदर्शित करे, हम उसे राजमंत्री बनाएंगे, मुख्य राजमंत्री का दर्जा देंगे, यदि आपके अंदर हुनर है तो आ जाओ। ऐसा खुली छूट दे दी, खुली ढिंढोरा पिटवा दिया। अब जो पहले तरीके के लोग थे जिनके अंदर ना टैलेंट था और ना जो कभी आगे आते थे, वो वाले लोग सुना और अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था हमारे अंदर ना तो हुनर है और ना हमें उस हुनर को आगे लेना है। वे लोग एकदम शांत हो गए, उन्हें कोई मतलब नहीं। समय राजा ने निश्चित कर दिया, इतने तारीख से इतने तारीख तक भर्ती होगी, एडमिशन ओपन, डेट फिक्स कर दी, तारीख समय फिक्स कर दिए, समय फिक्स कर दिया कि 12 बजे से 4 बजे तक राज दरबार लगेगा। उस राज दरबार में अपने अपने टैलेंट को, प्रतिभा को प्रदर्शित करें, जिसमें हुनर होगा हम उसे राजमंत्री बनाएंगे। राजमंत्री बनाना बहुत बड़ी बात, और इतने प्रज्ञावान राजा का राजमंत्री, गजब हो गया। आज गड़बड़ ये होती है, जिसके अंदर हुनर होता है विदेशी लोग उसे पैसों में खरीद कर अपने देश में बुला लेते हैं। आपके देश का संचालन कौन करता है? जो अंगूठा छाप हैं, जिनसे गधे भी नहीं भगते। क्या कहा? जो देश का टैलेंट है, दूसरे देश के राजा पैसे के बल पर उनको बुला करके अपने घर का मंत्री बना लेते हैं। अभी अभी अमेरिका में जब 2-4 साल पहले देश में, विश्व में जो वैश्विक मंदी आई थी, भारत में केवल 3% फर्क पड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट रग रग में भरा है। विदेशों में ये स्थिति थी कि पूरे देशों में हलचली मच गई, इतनी मंदी आई कि उन्हें पेमेंट, जो सैलरी होती वो देना गड़बड़ पड़ गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी शुरू हो गई। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने पूछा अपने वित्त मंत्रालय से, हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था व्यवस्थित क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा, जब तक हमारी अर्थशास्त्रियों में भारतीय अर्थशास्त्रियों को नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था व्यवस्थित हो नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब अर्थव्यवस्था उनकी, चलाएगा कौन? भारतीय टैलेंट। उन्होंने कहा, अर्थशास्त्रियों में जो प्रमुख थे उनने
अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा, हमारी अर्थव्यवस्था के जो अर्थव्यवस्थापक हैं, जब तक उनमें 2-4 भारतीय अर्थशास्त्री नहीं होंगे तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित नहीं रख सकते। ये है भारतीय टैलेंट। इसका हमें नाज तो है, लेकिन दुख इस बात का है जितने ऐसे होते हैं उन्हें भी 50 लाख, नहीं माना तो 75, नहीं माना तो 1 करोड़, मुंह भर देते पैसों से और बुला लेते हैं। सारा भारतीय टैलेंट विदेशों में नौकरी कर रहा है। और हमारे यहाँ कौन है? गाय चराने वाले, वो देश को चला रहे। जितने देश के नेता हैं, बहुत आयत है उनकी जो कोयलों के साथ कांव कांव कर रहे हैं। गड़बड़ बुरा लग सकता है, लग जाए इसीलिए मैं कह रहा हूं, लग जाए, लग तो जाए, हमारा क्या कर लोगे। दूसरे प्रकार के जो लोग थे, जो पहले प्रकार के थे, वो सभा में गए नहीं। डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है, राजा फिक्स है, राज्यसभा लगी है, अपना टैलेंट प्रदर्शित करना है। जो पहले प्रकार के थे जिसके अंदर टैलेंट नहीं था वो गए नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हमें जाने नहीं भैया। जो दूसरे प्रकार के थे बहुत से पहुंच गए। राजा साहब टैलेंट बिल्कुल नहीं, पहुंच गए। राजा साहब हम राज्य मंत्री बनना चाहते। हाँ, अच्छा। तो उनने, राजा ने उनकी चाल ढाल देख के ही समझ लिया, बॉडी लैंग्वेज से ही समझ लिया ये निरे मूर्ख हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। फिर भी पहुंच गए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। राजा ने कहा जाओ घोड़े को पानी दिखा लाओ। एक एक घोड़ा दे दिया उन 8-10 को जो पहुंच गए। टैलेंट है, हम राज्य मंत्री बनना चाहते। हाँ ठीक है, इनको सबको एक एक घोड़ा दे दो, सबसे बोल दो जाओ पानी दिखा लाओ। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद लौट के आ गए, पानी दिखा लाए। जी सरकार, आपने कहा था घोड़ों को पानी दिखा लाओ, हम दिखा के वापस आ गए। अच्छा, कितना, किसने कितना पिया? आपने पीने का बोला ही नहीं था, आपने तो ये कहा था घोड़े को पानी दिखा लाओ, दिखा लाओ। समझ गए कितना टैलेंट है तुम्हारे अंदर। क्या कहा राजा ने? पानी दिखा लाओ का मतलब ये है कि घोड़े को पानी पिला लाओ। उनने शब्द पकड़ लिए, भाव नहीं पकड़े, क्योंकि टैलेंट है ही नहीं। उनसे कहा पानी दिखा लाओ, गए घोड़े को पानी दिखाया और वापस आ गए। राजा साहब 10 के 10 लौट के वापस आ गए, हम पानी दिखा लाए, हमें राज्य मंत्री बना दो। अभी घर जाओ, पहले गृह मंत्री से निपटो, फिर आना। सबको भगा दिया, क्योंकि उनके अंदर हुनर था नहीं। लेकिन रहेंगे फ्रंट पर, खेलेंगे फ्रंट पर। बहुत समस्या, समय बर्बाद किया, राजा का समय बर्बाद किया। तीसरे प्रकार के जो लोग थे जिनके अंदर टैलेंट तो ठूस ठूस के भरा था, लेकिन वो एक भी राजा के पास नहीं गए, क्योंकि वो ये चाहते थे राजा हमारे घर में आए, हमारा हाथ पकड़े और ले जाए और वहाँ राज तिलक कर दे। ऐसा होता नहीं। एक आध कोई पुण्यवान होता है जिसको राजा आके ले जाएगा। 10 ऐसे उस उनकी राज्यसभा में थे, उनके नगर में थे, एक भी नहीं आया। टैलेंट कूट कूट कर रहा है, लेकिन क्यों? उखड़ना नहीं जानते, वो गए नहीं। कोई बात नहीं, राजा ने सोचा कोई बात नहीं, क्या करें, कोई आ ही नहीं रहा। फिर जो गुरुदेव जैसे थे, उनमें से एक, वो तो कहीं भी जाएं, उनके अंदर टैलेंट है, वो तो कहीं भी जाएं, मंच होगा तो उस पर प्रस्तुति दे देंगे, नहीं होगा तो अपने तरीके से मंच बना लेंगे। प्लेटफॉर्म तैयार करना उन्हें अच्छे से आता है। गजब की बात है, सुनो। दरबारी से बोला बाहर जाकर राजा साहब से बोल दो उनका मौसेरा भाई आया है। क्या बोला? दरबारी, दरबान जो था गेट कीपर, पहुंचा। राजा साहब, एक फटेहाल व्यक्ति बाहर खड़ा है, बोल रहा है राजा से जाकर बोलो उनका मौसेरा भाई आया है। मौसेरा समझते हो? मौसी का बेटा। मौसी समझते हो? मौसी मतलब माँ सी, जो माँ तो नहीं है लेकिन माँ सी मतलब माँ के जैसी है, वो मौसी। एक होती है माँ और एक होती है माँ सी, माँ और माँ जैसी। तो उनका एक माँ का बेटा मैं और मासी का बेटा मतलब मेरा मौसेरा भाई। तो वो जो फटेहाल था वो सीधा नहीं गया, क्योंकि उसे पता है अपना हुनर कैसे दिखाया जाता है। राजा भी जौहरी थे, 1 मिनट में पकड़ लेंगे। राजा साहब से जाकर बोल दो, अच्छी कॉन्फिडेंट लेवल उनका हाई 7वें आसमान पर रहता हमेशा, क्योंकि टैलेंट रग रग में भरा है और प्रस्तुति भी आती है। जाकर बोलता है जाओ राजा साहब से बोल दो आपका मौसेरा भाई आया है। राजा साहब ने जैसे ही सुना, दरबान पहुंचा, महाराज की जय हो, आपके मौसेरे भाई बाहर खड़े हैं। अब वो बोल नहीं पा रहा, क्योंकि आप राजा, वो फटेहाल, कैसे बोल दें, लेकिन बोलना तो पड़ेगा।
राजा ने कहा, पत्नी से पूछा, अपनी तो कोई रानी जो बाजू में बैठी थी, मेरी तो कोई मौसी है ही नहीं, माँ ने आज तक कोई बताया नहीं कि अपनी कोई मौसी है। वहीं राजमाता भी बैठी थी, जो बुजुर्गों का, जो सम्मानीय लोगों की जो सीट होती उस पर। माँ, क्या आपकी कोई बहन है? नहीं बेटा, मैं तो अकेली हूँ, मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। तो फिर आपकी कोई बहन नहीं है तो मौसेरा भाई कैसे? और राजा से कोई मजाक तो कर नहीं सकता, उसको पता है भैया गड़बड़ कर दी तो अंदर हो जाएंगे, लेकिन वो तो टैलेंट था उसके अंदर। सुनो, जाओ फिर से पूछ के आओ, तुमने सुनने में गड़बड़ कर दी। फिर से पहुंचा, भैया राजा साहब की कोई मौसी नहीं है। उनने अपनी माँ से पूछ लिया, पत्नी से पूछ लिया, स्वयं बता रहा है उनकी कोई मौसी नहीं है, वो अकेले थे, तुम कैसे मौसेरे भाई हो गए? और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तुम्हें पता है? तुम पिए तो नहीं हो, पीना समझते हो? महाराज वो तो हम बहुत अच्छे से समझते, उसको मत बताओ। पूछा, जाकर बोलो राजा से कि आपके मौसेर भाई हैं। फिर गया, राजा साहब मैंने सब बता दिया, वो बोल रहा है मैं आपका मौसेरा भाई हूं, सगा। बुलाओ। राजा ने सोचा हो सकता है भैया कोई मंत्री वाला होगा, गड़बड़ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बुलाओ। आया, देखा, चेहरे पर गजब का तेज, गजब का कॉन्फिडेंस लेवल, 7वें आसमान पर, और बात में दबंगता, आवाज एकदम मस्त, लेकिन फटे हाल, सामान्य पोशाक, बिल्कुल पैरों में जूते भी नहीं, कुछ नहीं। टैलेंट तो था। ये मत समझना कि कोई करोड़पति अरबपति है उसके यहाँ वो व्यक्ति वैसे बच्चे ना हो जाएं जिनके अंदर बिल्कुल टैलेंट नहीं, हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कमल कीचड़ में खिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। जितने भी हाई लेवल के पैसे वाले लोग हुए हैं प्राय वर्तमान में, हमने देखा है कि भी शुरुआत उनकी ऐसा ही हुई है, प्राय एकदम एकांत नहीं है। तो वो जैसे ही पहुंचा राजा के साथ, दबंगी से राजा से कहता है, राजा साहब मैं आपका मौसेरा भाई हूं। राजा ने कहा, मेरी तो कोई मौसी नहीं है, और तू इतनी दम से कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात है, सिद्ध करो कैसे मेरे मौसेरे भाई हो। बोलता है, राजा साहब आप संपत्ति के पुत्र हैं और मैं विपत्ति का पुत्र हूं। विपत्ति और संपत्ति दोनों सगी बहनें हैं और उनकी मां एक है। कैसे? संस्कृत में पत धातु होती है, पत धातु होती है गिरने अर्थ में, पतती पतता पतंती बोलते ना, पत धातु गिरने अर्थ में। वृक्षात पत्राणि पतंती, पत्तों से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ऐसा। तो पत धातु है मूल मां, उस पत धातु में उपसर्ग लगा दिया वी और उपसर्ग लगा दिया आ। उपसर्गे धात्वर्थे बलात् अन्यत्र नीते, ऐसी एक संस्कृत में पंक्ति आती है, उसका अर्थ है धातु का अर्थ तो है पत माने गिरना, यदि उसमें उपसर्ग लगा दिया जाए, उपसर्गे धात्वर्थे बलात् अन्यत्र नीते, धातु का अर्थ उपसर्ग लगाते ही बदल जाता है। पत धातु गिरने अर्थ में थी, आ उपसर्ग लगा दिया, बी उपसर्ग लगा दिया तो वो अलग अर्थ हो गया, और सम उपसर्ग लगा दिया तो अलग अर्थ हो गया। पत धातु में वी उपसर्ग लगाकर कितन प्रत्यय करने से स्त्रीलिंग में भाववाची शब्द बनता है विपत्ति। कितन प्रत्यय भाववाची शब्द, स्त्रीलिंग, पत धातु, वी उपसर्ग, सारा का सारा अर्थ बदल गया। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसीलिए कंप्यूटर की सबसे ज्यादा सुइटेबल कोई भाषा है तो संस्कृत। ये बात वैज्ञानिक भी कह चुके हैं, सारे बच्चों को ये बात अच्छे से पता होगी। नहीं हो पता तो गूगल बाबा से पूछ लो। क्या कहा? अंग्रेजी में केवल 10-12 हजार शब्द हैं, बस शब्द को सबसे कम है। इसीलिए अंकल को भी वहां, चाचा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, 20 शब्दों का एक, 20 अर्थों का एक शब्द। क्यों? क्योंकि अर्थ शब्द बहुत कम है। संस्कृत में एक धातु से हजारों शब्द बनते हैं, एक उपसर्ग प्रत्यय चेंज किया अर्थ बदल जाता है। इसलिए कंप्यूटर की सबसे ज्यादा सुइटेबल कोई भाषा है तो वो संस्कृत, उसी से हिंदी बनी। लेकिन आज आप लोग अंग्रेजी के दीवाने हैं। होना चाहिए, मना नहीं कर रहे, आपको जो अच्छा लगे करो, आपकी लाइफ है।
हम थोड़ी मना करेंगे। अब पत धातु में वी उपसर्ग लगाया, कितने प्रत्यय लगाया, भाववाची स्त्रीलिंग में बन गया विपत्ति। महाराज मैं फटेहाल हूं, विपत्ति का पुत्र हूं। आप उसी पत धातु में वही प्रत्यय, वही भाववाची स्त्रीलिंग में वही सम उपसर्ग लगा दिया, अर्थ बदल गया संपत्ति। मां दोनों की पत धातु है, दो बेटियां, एक संपत्ति एक विपत्ति। आप संपत्ति के पुत्र हैं, मैं विपत्ति का पुत्र हूं। दोनों एक ही मां के पुत्रियों के बेटे हैं, दोनों की मां एक है, बहनें दो हो गई, संपत्ति विपत्ति। तो हम दोनों सगे मौसेरे भाई हुए ना। राजा ने जैसे ही सुना कहने लगा ये व्यक्ति है, इसको बोलते हैं टैलेंट, इसको बोलते हैं प्रतिभा, इसको बोलते हैं क्वालिटी, इसको बोलते हैं हुनर। राजा बोले तुम फटेहाल भले हो, जाओ। सैनिक उनसे कहा, दरबारियों से, इन्हें राज पोशाक पहनाकर मंत्री के पद पर बैठा दो और तिलक कर दो, मुकुट लगा दो। ये कहलाता है हुनर। ऐसे लोगों से कमी कहीं है ही नहीं। अगर ऐसा हुनर अपने अंदर है कोई दिक्कत नहीं, फटेहाल भी होगा वो चला जाएगा। चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया हुनर के बल पर। अब समस्या कहाँ है? समस्या उन तीसरे और दूसरे प्रकार के लोगों से है। मैं बेहद नाराज हूं। किन से? इन दोनों से। टैलेंट जिनके अंदर नहीं है और उचक रहा है उनसे भी, और जिनके अंदर है और वे नहीं उचक रहा है उनसे भी। हाथ जोड़कर आप लोगों को उनसे कहना चाहिए, उचकने वालों से भैया बैठ जाओ, और जो नहीं उचक रहा है टैलेंट है उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहिए भैया उचको। आपको जो करना करो, समय हमारा हो गया, इतना ही पर्याप्त है। महाराज जी ये तो लौकिक बात हो गई, मोक्ष मार्ग में इनका क्या? सुधा सागर जी लौकिक नहीं है, मोक्ष मार्गी हैं। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी लौकिक नहीं है, मोक्ष मार्गी हैं। वे नहीं होते तो हम लोगों जैसे नीचे बैठने वाले यहाँ उचक रहे ना, उन्हीं के कारण उचके। इसी क्षेत्र में आप लोगों को उचकाओ, उकसाओ, जिनके अंदर टैलेंट है, और जिनके अंदर नहीं है उन्हें जबरदस्ती बैठाओ। सुना देना ये, महाराज जी ऐसा कहा था, कौआ कोयल ये सुना देना, और राजा वाला सुना देना। बाकी जो वो फटेहाल था उन लोगों से कोई समस्या नहीं, वे तो अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार कर लेंगे। चाय भी बेचते होंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और फटेहाल भी होंगे तो मंत्री बन जाएंगे, कभी राजा भी बन जाएंगे। टैलेंट इसका नाम है। अब मिठाई। मुझे कई बार उदास होना पड़ा। मैंने सोचा आज का जो वक्तव्य का जो विषय था उसी से रिलेटेड रखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को, हम जागे तो हैं लेकिन बन के सोना पड़ता है, मजबूरी है। क्यों? जाग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मजबूरी रहती है। मुझे कई बार उदास होना पड़ा। रह गई आंखें मेरी खुली की खुली देखकर, देखता रहा फिर भी यूं ही मन को रोक कर। मजबूरी ऐसी कि जागते भी सोना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। समझ कर भी ना समझबन चुपचाप सहता रहा। यूं तो चुपचाप था पर मन ही मन कहता रहा। संजोया था जिंदगी भर, पल में ही खोना पड़ा। मुझे कई बार उदास होना पड़ा। चोट तन पर थी न किंचित, हृदय में कुछ घाव से। मनन चिंतन किया मैंने सर से लेकर पांव से। अचरज हुआ आश्चर्य मुझको और मुझे रोना पड़ा। मुझे कई बार उदास होना पड़ा। स्वप्न भी विपरीत ऐसा आज तक देखा नहीं। कथनी करनी में हमेशा रहा वो जो है सही। कांटे उगेंगे जान कर भी बीज वह बोना पड़ा। मुझे कई बार उदास होना पड़ा। बनाया था चित्र मैंने कल्पना के पृष्ठ पर। देख कर मिलता था मुझको चैन, था वह कष्ट हर। एक ऐसा चित्र कल्पना के पृष्ठ पर बनाया था,
उसको देखते ही आनंद आ जाता था। गजब गजब का चित्र था, कल्पना के पृष्ठ पर बनाया था चित्र मैंने कल्पना के पृष्ठ पर, देख कर मिलता था मुझको चैन, था वह कष्ट हर। दुखी था मैं उस समय जब चित्र वह धोना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। सोचती मन स्वस्थ हो, सब सुखी हो, सुंदर भी हो, न्याय नीति नेक हो, सब सरलता अंदर भी हो। ऐसी हमारी सोच थी, सारे लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, सुंदर हों, सबके अंदर नेक नियति हो, ईमानदारी हो। सोच थी मन सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सुंदर भी हों, नेक हों सब, नियत सबकी, सरलता अंदर भी हो। ऐसा न होता देख दुखता हृदय का कोना जरा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा, मुझे कई बार उदास होना पड़ा। अहिंसा परमो धर्म की